मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं बहामास गए थे और वहाँ हमें ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा। क्योंकि हम बोर हो रहे थे इसलिए हार्पर मुझे एक टैनिंग सैलून में ले गई जो एक बाजार के पीछे बनी छोटी सी गली के अंदर था। वो सैलून बहुत ही पुराना था और उसे मरम्मत की सख्त ज़रूरत थी। जैसे ही हम अंदर घुसे तो वो बिल्कुल खाली था और हम वहाँ के मालिक को तलाश करते हुए इधर उधर देखते रहे। हेलो, क्या यहाँ कोई है? हार्पर ने आवाज़ लगाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हम उस दुकान को देख रहे थे कि अचानक मुझे अपनी गर्दन पर किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। आपका स्वागत है। इस अजीब से आदमी को अचानक वहां देखकर मैं चौंक गई और पीछे हट गई। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको डराना नहीं चाहता था मैडम। सनराइज टैनिंग सैलून में आपका स्वागत है। तो क्या ये तुम्हारी दुकान है? जी मैडम, क्या आप अपॉइंटमेंट के लिए आए हैं? हाँ, मेरी दोस्त और मेरे लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं? कैलिफोर्निया। क्यों? ऐसे ही अपनी जानकारी के लिए। मेरे साथ आइए प्लीज। वो आदमी हमारे साथ पूरे रास्ते तक चलने लगा। हार्पर और मैंने एक दूसरे को परेशान नजरों से देखा। मुझे ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो हम कौन सा इसके साथ यहाँ डेट पर आए हैं? छोड़ना। हमेशा की तरह हार्पर ने मुझे चुप करवा दिया और वो आदमी हमें एक कमरे में ले गया। उसने दरवाजा खोला और इशारा करते हुए हमें अंदर जाने को कहा। यहाँ इस कमरे में टैनिंग बेड्स हैं। क्या आप इन्हें इस्तेमाल करना जानती हैं? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर आप अपना मनपसंद टेम्परेचर सेट कीजिए, ढक्कन बंद कीजिए और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको सूरज की गर्मी मिल रही है। उस कमरे में आमने सामने 2 टैनिंग बेड लगे हुए थे। शुक्र है, ये कहते हुए हार्पर ने अपने बाल बांधे और अपनी बिकिनी पहनकर एक टैनिंग बेड पर लेट गई। मुझे अभी भी हर चीज पर शक हो रहा था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं पहले बाहर रुककर नजर रखूंगी और हार्पर का इंतजार करूंगी। मुझे नहीं पता कि मुझे वो सब ठीक क्यों नहीं लग रहा था। जैसे ही हार्पर ने बेड का ढक्कन बंद किया, कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मैं भागते हुए हार्पर के टैनिंग बेड की तरफ गई और मैंने ढक्कन उठाया, लेकिन तब तक कमरे में धुआं फैल चुका था। मैं बुरी तरह खांसने लगी। उस धुएं की वजह से मेरी आंखें और नाक चलने लगे। धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा। मुझे फौरन एहसास हो गया कि यह सब एक चाल थी। हार्पर पहले ही बेहोश हो गई थी क्योंकि उसने बहुत ही नजदीक से गैस को सूंघा था और अब मैं भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने हाथ से अपना मुंह दबाकर बहुत कोशिश करी कि मैं ज्यादा गैस ना सूंघूं। मेरी टांगें कांपने लगी और मैं जमीन पर गिर गई, लेकिन मैं अब तक बेहोश नहीं हुई थी। कुछ और सेकंड्स के बाद वो धुआं निकलना बंद हो गया और मैं अभी होश में थी, लेकिन इतनी नशे में थी कि मुझसे मेरे हाथ पांव नहीं हिल रहे थे। मैं समझ गई थी कि इस गैस को सैलून में इस्तेमाल करके यहाँ आने वाली औरतों को टैनिंग सैलून में बेहोश किया जाता है, ताकि वो आदमी जो भी बुरा हमारे साथ करना चाहता है वो आराम से कर सके। मुझे हमारे कमरे की तरफ किसी के पैरों की आवाज आती हुई सुनाई देने लगी, जहां मैं और मेरी सहेली बेहोश पड़ी थी। मैडम, क्या आपको नींद आ गई? उस आदमी ने अंदर झांक कर देखा और मुझे जमीन पर पड़ा पाया। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे लगे कि शायद मैं भी बेहोश हो गई हूँ। वो मेरे पास आया और मेरे पैर पकड़कर मुझे कमरे से बाहर घसीटने लगा। आपकी गोरी त्वचा बहुत ही कीमती है मैडम, इसलिए बुरा मत मानिएगा। मैं इसी तरह अपने लिए रोटी कमाता हूँ। बहुत से पागल लोग आपकी जैसी चमकदार और सफेद स्किन के लिए बहुत से पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक आप पागल है जो टैनिंग सैलून में आकर इसे खराब कर रहे हैं, लेकिन मेरे होते हुए नहीं। वो आदमी बिल्कुल साइको था। वो ये सब मुझे कहता रहा, ये सोचकर कि शायद मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हॉलवे के पूरे रास्ते मुझे धकेलने के बाद वो काउंटर पर आकर रुक गया। ये सोचकर कि अब मेरे पास अच्छा मौका है, मैंने कोने से एक मेटल का वास उठाया और बेहोशी की हालत में खुद को संभालते हुए उसके पास पहुंची। मेरी एक टांग सो गई थी, इसलिए उस आदमी तक मैं लंगड़ा लंगड़ा कर पहुंची ताकि मैं उसके सर पर जोर से वार कर सकूं। हार्पर, मुझे लगा तुम भी बेहोश हो गई हो।
नहीं, मैं नहीं हुई थी, मैं बस अपनी सांस रोक कर बैठी थी। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह हैरान हो गई। हार्पर ठीक मेरे पीछे मेटल की एक रॉड लेकर खड़ी हुई थी। वो आदमी भी मुझे ढूंढता हुआ पीछे मुड़ा और उसने हार्पर को खड़ा पाया। मैंने तुम्हें इसलिए पैसे नहीं दिए थे या मैं इतनी दूर से इसलिए नहीं आई थी कि तुम इस चुड़ैल को यहां से जाने दो? आखिर तुम कर क्या रहे हो? वो तुम पर पीछे से वार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं बस बेसमेंट की चाबी ढूंढ रहा था। हाँ, मैं वहां पर यही काम करता हूँ। जाओ, जाकर चाबियां लेकर आओ, बेवकूफ कहीं के। हार्पर, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस आदमी को जानती हो? हैरान होने की जरूरत नहीं है ल्यूना, मैं ही वो लड़की हूं जिसने इस बेवकूफ के साथ डील की थी। डील? कैसी? किस तरह की डील? कि मैं बहला फुसला कर तुम्हें यहां लेकर आऊंगी और फिर ये तुम्हारी स्किन डार्क वेब पर बेच देगा। ये आदमी ये काम काफी सालों से कर रहा है। तुम कितनी बेवकूफ हो कि तुमने इस बात पर यकीन कर लिया कि मैं तुम्हें किसी टैनिंग सैलून में लेकर जा रही हूं। लेकिन तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? क्या वाकई हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं लूना? तो फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्रिसमस पार्टी वाली रात आकर क्यों सोई? हाँ, क्यों चुड़ैल कहीं की? ऐसा कहते हुए हार्पर ने मेरे गाल पर मुझे जोर का थप्पड़ मारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मुझे पता चला कि यह सब मेरा किया धरा है। कर्मा सच में होता है और मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देने का बुरा फल मिल रहा था। मुझे माफ कर दो हार्पर, लेकिन मैं सच कह रही हूं कि वो बस एक बार हुआ था। हमने पी हुई थी, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उससे कभी उसके बाद बात तक नहीं की, मैं सच कह रही हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती लूना, जिंदगी में कभी भी नहीं। मुझे मिल गई मैडम, ये रही बेसमेंट की चाबी। उस आदमी ने हार्पर को चाबी दी। उसने उस आदमी को सैलून का दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा। उस आदमी ने ठीक वैसे ही किया जैसे हार्पर ने कहा था। फिर वो दोनों मुझे बेसमेंट तक घसीट कर ले जाने लगे। मैं रोई, चिल्लाई और मैंने खुद को उनकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश तक की, लेकिन वो लोग मुझसे ज्यादा तैयारी में थे। उस बेसमेंट में एक ऑपरेशन टेबल था और उसकी बगल में बहुत से तरह के सर्जिकल टूल्स रखे हुए थे। मैं जानती थी कि मेरा वक्त आ गया है और इस सिचुएशन से मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं निकाल सकता। प्लीज हार्पर, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, तो मैं कभी मेरा चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, प्लीज। वो तो मुझे वैसे भी देखना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने उस आदमी को मेरे हाथ जोर से पकड़ने के लिए कहा और वो खुद चाकू लेने चली गई ताकि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा सके। आज तक मैंने जितनी भी गोरी लड़कियों की स्किन को बेचा है, तुम उनमें से सबसे गोरी हो। उसने मुझे शैतानी मुस्कान दी और मैं बुरी तरह डर गई, लेकिन मैं भी बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। मैंने बेशक एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उसकी मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाने वाली थी। मैंने उस आदमी पर निशाना साधा और उसकी कलाई पर काट लिया। इसने मुझे काट लिया, इसने मुझे काट लिया। उसने फौरन मुझे छोड़ दिया और मैं बेसमेंट के दरवाजे तक भागी। उससे भागने मत देना, मैंने हार्पर को चिल्लाते हुए सुना, लेकिन तब तक मैं बेसमेंट का दरवाजा बंद कर चुकी थी, इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी बाहर आता। किस्मत से हार्पर ने दरवाजे की चाबी उसी पर लगी हुई छोड़ दी थी, इसलिए मैंने उन्हें बाहर से बंद कर दिया। वो दोनों दरवाजा पीटने लगे और साथ ही मुझे कोसने लगे, लेकिन मैं अपनी जान बचाते हुए भाग चुकी थी। मैं ऊपर गई और मैंने एक बढ़िया प्लान को अंजाम दिया। मैं हर कमरे में पड़े टैनिंग बेड्स को उनके सबसे ऊंचे टेम्परेचर पर चालू कर दिया ताकि वो आखिरकार फट जाए। उसके बाद मैंने गली में इंतजार किया कि उस सैलून में आग लगे, और सच में आग लग गई। आग चारों तरफ फैल गई, यहाँ तक कि बेसमेंट में भी। और तभी मुझे दो लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही उनकी आवाजें बंद हुई, मैं भागकर सड़क तक गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। आसपास की जो भी 2-3 दुकान खुली थी, वहां से लोग भागते हुए आए और उन्होंने फायर ट्रक वालों को फोन किया। किसी को भी मुझ पर एक सेकंड के लिए भी शक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे शरीर पर पहले से ही बहुत चोट के निशान थे और मेरे सर पर घाव भी था। मैंने पुलिस को उस पागल आदमी के बारे में बताया और किस तरह उसने मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को बेहोश किया ताकि वो हमारी स्किन डार्क वेब पर बेच सके। पुलिस को उस आदमी के खिलाफ बहुत से सबूत मिल चुके थे और वो उसे विदेशी पर्यटकों के लापता होने से जोड़ने में भी कामयाब हो गए। मेरे परिवार और बाकी दुनिया वालों को लगता है कि उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई, लेकिन हार्पर की किस्मत खराब थी। मुझे हमेशा से ही लगता है कि मैं एक आम लड़की हूं,
मैं उन लोगों में से हूं जिनकी बहुत ही कम मजेदार जिंदगी है या फिर है ही नहीं। अक्सर सड़क पर चलते हुए मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी मुझे देखकर नहीं देखता, और शायद इसलिए मैं बहुत हैरान हुई थी जब ईथन ने खुद आकर मुझसे बात की। ईथन एक टॉल, डार्क और हैंडसम लड़का था। वो बहुत पैसे वाला भी था और इसलिए बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहनता था। वो एक इस तरह का लड़का था जिसके अगर आप कभी सड़क पर देखें तो आप सोचेंगे कि ये हमारी पहुंच के बाहर है। सच कहूं तो वो मेरे टाइप का लड़का नहीं था, लेकिन जब उसने खुद आकर पार्टी में मुझसे बात की तब मैं उसकी रहस्यमयी और मोहक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। हमने जल्द ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और 2 महीने के अंदर ही हम एक कपल बन गए। धीरे धीरे उसने मुझे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया। उसने मुझे बताया कि वो हाल ही में एक बहुत ही लंबे रिलेशनशिप से बाहर निकला है और मुझे अपने साथ टेनिस खेलने सिखाने के लिए राजी कर लिया। मैं खुद पर ध्यान देने लगी कि मैं किस तरह के कपड़े पहन रही हूँ और यहाँ तक कि मैंने मेकअप करना भी शुरू कर दिया। मैंने अपने बालों का रंग बदल दिया, जो मैंने उस समय करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये सब किया क्योंकि ईथन को पसंद था। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मैं उनसे काफी दूर और अलग होती जा रही हूँ, कि उन्हें ईथन पसंद नहीं है और उन्हें लगा कि मैं पहले कभी इतना किसी के लिए नहीं करती थी। ये इल्जाम मुझे बेबुनियाद लगे। अपने ऊपर ध्यान देने से मैं बुरी इंसान नहीं बन जाती। कुछ महीनों बाद हम एक आम कपल के जैसे हो गए थे, जो झगड़ा भी करते थे लेकिन एक दूसरे के साथ रहते थे। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मैं उसके साथ एक टैनिंग सैलून गई थी। उस दिन से पहले मैं कभी वहां नहीं गई थी और मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल भी थी, लेकिन उसके लिए मैं ये करने के लिए भी तैयार हो गई। बेब, क्या तुम सच में बहुत डरी हुई हो? ये सिर्फ एक टैनिंग सैलून है, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम टैटू जैसी चीज करवा रही हो। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊंगी। कुछ देर में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, मेरा यकीन मानो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां एक लड़की मिली जो ईथन को पहले से ही जानती थी। वो हमें एक अकेले कमरे में ले गई जहां 2 टैनिंग बेड लगे हुए थे। हमने साइड पर अपना सामान रखा और फिर वो हमें उस कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये हुई ना बात। मैं उस टैनिंग बेड पर लेटी और ये बात तो मैं मानती हूँ कि मुझे उसमें बहुत आराम मिल रहा था। मैं रिलैक्स फील करने लगी और आराम से वहां कुछ देर लेटी रही। मुझे तो नींद तक आना शुरू हो गई थी। जैसे ही मैं आराम कर रही थी मुझे याद आया कि आज मेरे कजन का जन्मदिन है, इसलिए मैं उस बेड से उठी और उसे एक मैसेज करके आने के बारे में सोचा। अपना फोन उठाने के बाद और मैसेज करने के बाद मैंने देखा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कुछ भेजा हुआ था और उत्साह में मैंने उसे खोला। जब मैंने उसका मैसेज पढ़ा और उसकी भेजी हुई फोटो देखी तो मेरा खून खौलने लगा। गुस्से में मैंने ईथन के बेड को खटखटाया और जब वो बाहर आया तो मैंने उससे साफ साफ पूछ लिया, क्या हुआ बेब? ये क्या बकवास है ईथन? शांत हो जाओ। मैंने पूछा क्या है ये सब? ये मेरी पिछली गर्लफ्रेंड लिंडा है, क्या हुआ इसमें? इसमें क्या हुआ? तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। तुमने मुझसे मेरे बाल डाई करवाए जो उसके जैसे दिखते हैं, उसी के जैसे कपड़े पहनने को कहा और उसी के जैसे मेकअप करने को भी। लिंडा, तुम गलत समझ रही हो, ये सब बस एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? वो एक टेनिस इंस्ट्रक्टर है ईथन, और जब तुम पहली बार मुझे वहां लेने गए थे तो तुम्हें टेनिस खेलना तक नहीं आता था। चिल्लाना बंद करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर दोगी। तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी? तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेरे साथ थे क्योंकि मैं कुछ तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड की जैसे दिखती थी। तुम पागल हो, इसलिए तुम्हें मेरी किसी चीज में कभी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं कोई खाली बर्तन हूं जिसे तुम जैसे चाहोगे वैसे घुमा दोगे। ईथन का शांत स्वभाव अचानक से बदल गया। मेरी उम्मीद से परे उसने अपने एक हाथ से मेरा गला पकड़ा और मुझे गुस्से में बात करने लगा, कुछ इस तरह जैसे उसे मैं पहले कभी नहीं देखा था। नहीं लिंडा, तुम कोई खाली बर्तन नहीं हो। तुम गरीब हो, गंदी लड़की हो जिसका ना कोई परिवार है, ना दोस्त और ना ही दिमाग। मुझसे मिलने से पहले तुम्हारा कोई भविष्य नहीं था और ना ही कभी हो सकता था। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुमसे आकर बात की, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम कुछ मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हो। तुम बिल्कुल पागल हो। अपनी पूरी जान लगाकर मैंने उसके ऐसी जगह पे मारा जिसकी दर्द की वजह से उसने मुझे छोड़ा और मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ भागने लगी। मैंने भागते हुए एक जोर की चीख भी लगाई, लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंच पाती ईथन ने मुझे मेरे बालों से पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। जाने दो मुझे, कोई मेरी मदद करो। उसने जल्दी से मेरा मुंह बंद कर दिया और अपनी पूरी जान लगाते हुए एक साथ मुझे पकड़कर उस डाइनिंग बेड पर लेटा दिया।
तुम जानती हो क्या, मुझे इतना शर्मिंदा करने के बावजूद मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम अब भी उसके जितनी टैन नहीं हुई हो। बेड के अंदर लेटे हुए मैंने कुछ बटन की आवाज सुनी और अचानक से मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। ये गर्माहट उतनी नहीं थी जितनी मुझे पहले महसूस हुई थी, ये बहुत ही ज्यादा तेज थी। उसने पक्का उसे मैक्सिमम पर कर दिया था। मैं जोर जोर से दरवाजे को पीट रही थी इस उम्मीद में कि कोई आएगा और मेरी जान बचाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। मेरा सांस लेना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था और मेरी स्किन जल रही थी। मैं बुरी तरह रो रही थी। हर वो चीज जो मेरे बदन को छू रही थी गर्म थी, और क्योंकि ईथन ने बाहर से दरवाजा पकड़ा हुआ था इसलिए मैं उसे खोलकर बाहर भी नहीं निकल सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दम घुटने से मैं मर जाऊंगी। जब मैं सारी उम्मीद खो चुकी थी तो अचानक दरवाजा खुला और मैं जमीन पर जा गिरी, जहां मैं दर्द के मारे कर्राहने लगी। जो लड़की हमसे बाहर मिली थी वो मुझे देखकर रोने लगी। कुछ दूरी पर 4 लोग ईथन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो एक जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही गुस्से से फट जाएगा। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि 4 लोग भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन किस्मत से ऐसा नहीं हुआ। कुछ और लोग आए और उन्होंने उसे तब तक रोक रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। जब पुलिस उसे वहां से ले गई तो वो नजारा मैं नहीं देख पाई। उससे पहले ही एम्बुलेंस आ गई थी और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे 2nd डिग्री बर्न्स थे और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। हालांकि 1 महीने बाद मैं ठीक हो गई थी, लेकिन मुझे कहा गया था कि मुझे पहले जैसा दिखने के लिए सर्जरी करवानी होगी। इसी बीच मैंने ईथन के वकील से भी मिलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैं किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। मैं चाहती थी कि उस आदमी को कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में सख्त से सख्त सजा हो, और इसके लिए मेरे पास गवाह भी थे। इसी बीच मैं अपनी आम जिंदगी में वापस लौट गई, केयर फ्री और भी ज्यादा आत्मविश्वास वाली। मैं अभी भी अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मेकअप लगाती हूँ और टेनिस भी खेलती हूँ, हर वो चीज जो मुझे पसंद है। लेकिन अब मैं वो सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ये करना पसंद है, एक करोड़पति साइको के अजीब जुनून के लिए नहीं, जिसने मुझे जान से मारने की हिम्मत की थी। अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो मेरे मॉम और डैड की प्रेम कहानी बेहतरीन थी। वो लोग हाई स्कूल के दौरान मिले, उनमें प्यार हुआ, वो दोनों एक साथ प्रॉम पर गए और उनकी शादी भी हो गई। एक रात मेरी मॉम और मैं जब मॉल से घर लौटकर वापस आए तो हमें ऊपर के बेडरूम से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देने लगी। ये सोचकर कि शायद कोई हमारे घर घुस आया है, हम ऊपर की तरफ जाने लगे। जैसे ही मेरी मॉम ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि मेरे डैड मेरी मॉम को चुपके से धोखा दे रहे थे। उनका अपनी सेक्रेटरी ब्रेंडा के साथ अफेयर चल रहा था। जब वो दोनों रंगे हाथों पकड़े गए तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो गए। मुझे आज भी अपनी मॉम का रिएक्शन याद है। वो बिल्कुल शांत और चुप थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उनकी आंखों से वो आंसू गिरने लगे, लेकिन रोने की एक भी आवाज मुंह से नहीं निकली। अगले ही सुबह मेरे डैड वो घर और हमें छोड़कर चले गए। लेकिन उस रात के बाद से मेरी मॉम हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। मुझे नहीं पता कि उन्हें खुद से नफरत क्यों होने लगी, खासकर अपने रंग से। वो घंटों शीशे के सामने खड़ी रहती और खुद को पागलों की तरह देखती रहती। एक बार तो जब मैं रात को पानी लेने के लिए उठा और नीचे जाने लगा तो मैंने किचन में नलके के चलने की आवाज सुनी। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैंने अपनी मॉम को अपने हाथों को रगड़ते हुए देखा, यहां तक कि वो अपने हाथों को अपने नोकीले नाखूनों से घिस रही थी। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? एडी, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी स्किन इतनी फीकी क्यों है। मेरा मतलब है कि मैं चमकीली भूरे रंग की स्किन चाहती हूँ, ठीक उसकी तरह। उसकी तरह? आप किसकी बात कर रही हैं? ब्रेंडा की तरह। मुझे उसकी जैसी स्किन चाहिए, मुझे उसकी जैसी स्किन चाहिए। इस बात को बार बार दोहराते हुए मेरी मॉम अपने कमरे में चली गई और मैं समझ गया कि उनमें क्या बदलाव आया है। ब्रेंडा एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी और मेरी मॉम को लगा कि अगर वो उसके जैसी दिखने लगेंगी तो मेरे डैड हमारे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन ये करने के लिए वो हद से बाहर जाने लगी। कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने अपने हर खाने के साथ चारकोल खाना शुरू कर दिया। हाँ, मेरी मॉम ने वाकई राख खानी शुरू कर दी थी। वो उसे अपने सूप में मिलाती, उसे अपने टोस्ट के ऊपर जैम की तरह लगाकर खाती। ये सब करने की वजह से कुछ ही दिनों में उनकी जीभ काली हो गई और वो बहुत बीमार हो गई। जब चारकोल से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपने चेहरे पर पेंट लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी करने से उनकी स्किन का रंग हमेशा के लिए नहीं बदल पाया। एक दिन जब हम अपने घर का सामान लेकर घर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक टैनिंग वाली जगह का इश्तिहार देखा जो पास में ही खुला हुआ था। उन्हें लगा कि अब उन्हें आखिरकार अपनी परेशानी का हल मिल गया है। मेरी मॉम हर हफ्ते उस टैनिंग सैलून में जाने लगी। मुझे आज भी याद है वो पहले दिन जब वो अपनी स्किन टैन करवाकर घर आई थी। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान बरकरार थी, जैसे उन्होंने कुछ हासिल कर लिया हो। उनकी स्किन तांबे की तरह लाल हो गई थी और वो घंटों खुद को शीशे के सामने देखती रही।
यहाँ तक कि वो एक 9 साल की बच्ची की तरह खुद को देखकर गाने भी लगी। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। धीरे धीरे उनकी टैनिंग की अपॉइंटमेंट बढ़ने लगी। वो हर दूसरे दिन सैलून जाने लगी और इस वजह से उनकी स्किन ने अपना प्रकारिक रूप खो दिया। यही नहीं, उन्हें अपनी स्किन पर इरिटेशन भी होनी शुरू हो गई। एक सुबह मैं उनकी रोने की आवाज सुनकर उठा, इसलिए मैं उनके कमरे की तरफ गया और मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मॉम, मॉम, क्या आप ठीक हैं? मॉम, क्या सब ठीक है? नहीं एडी, मेरे पूरे शरीर पर छाले हो गए हैं, वो फूट रहे हैं और उनमें बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है? अचानक उनका रोना अजीब दहाड़ में बदल गया। मैं अब नहीं रुक सका और मैंने दरवाजा खोलकर उन्हें देखा। मेरी मॉम बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। वो जोर जोर से अपना सर दीवार पर पटक रही थी। उनके पूरे शरीर में रैशेस और खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्किन में इरिटेशन होने के कारण उन्होंने अपने नाखूनों से खुद को बहुत बुरी तरह से रगड़ा है। ये आप क्या कर रही हैं? मैं उनकी तरफ भागा और मैंने उन्हें दीवार से दूर करने के लिए उनका कंधा पीछे से पकड़ लिया। उन्होंने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनका चेहरा बहुत भयंकर लग रहा था। हद से ज्यादा टैनिंग करवाने की वजह से उनकी स्किन जल गई थी। उनके चेहरे पर गाढ़े और काले धब्बे भी पड़ गए थे। उनके गालों से उनकी त्वचा भी छिल रही थी और वो जगह लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरी तरह से जल गई हैं। आखिर आपने अपने चेहरे के साथ क्या कर लिया है? ब्रेंडा की तरह बनने की कोशिश बंद कीजिए प्लीज, आप अपना आपा खो रही हैं। ब्रेंडा का नाम मेरे मुंह से सुनते ही मेरे मॉम के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में गुस्सा भर आया और वो बिना कुछ खाए या पलके झपकाए मेरी तरफ देखती रही। उनके इस भाव से और डर कर मैंने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या? बात कीजिए मुझसे। उस आदमी की वजह से ऐसा बर्ताव मत करिए जिसने कभी आपकी कदर नहीं की। मेरे मॉम ने यह बात सुनते ही मेरे मुंह पर जोर का एक थप्पड़ मार दिया। चुप रहो, अपने डैड के बारे में इस तरह बात मत करो। हम हाई स्कूल के प्रेमी हैं। मैं उनकी जिंदगी में आई पहली लड़की हूँ। तुम कुछ नहीं जानते एडी, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो बस थोड़े बहक गए हैं क्योंकि वो चुड़ैल ब्रेंडा उन्हें चला रही है। मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसे कहते हुए उन्होंने अपना कोट उठाया और घर से निकल गई। मैं वहीं खड़ा रहा। मैं हैरान था और अंदर से टूटा हुआ भी। मैं देख सकता था कि मेरा परिवार खत्म हो रहा था। जब से मैं छोटा था मेरी मॉम ने मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया था। अगर मेरे डैड मुझे डांट भी देते तो वही एक लौता इंसान हुआ करती थी जो मुझे प्यार करती थी और मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और उसका उन्हें कोई अफसोस भी नहीं था। उनकी मेरे डैड की गर्लफ्रेंड के लिए नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वो पूरी तरह बदल चुकी थी। इस बात से बिखर कर मैं खुद को बेहतर महसूस करवाने के लिए बाइक लेकर निकल गया। मैंने तय कर लिया कि मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मॉम मुझे फोन नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रात के करीब 11 बज रहे थे तो मैं घर लौट कर आ गया। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा मुझे मिट्टी के तेल की बदबू आने लगी। मॉम, आखिर अब आप क्या कर रही हैं? मुझे एहसास हुआ कि वो बदबू बेसमेंट से आ रही थी। मैं सीढ़ियों से भागते हुए नीचे गया और जो देखा उसके बाद हक्का बक्का रह गया। ब्रेंडा एक कुर्सी से बंधी हुई थी और मेरी मॉम उस पर मिट्टी का तेल छिड़क रही थी। वो उस जहरीले तेल की बौछार उस पर कर रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगी और तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगी। इन सब बातों का वक्त अब निकल चुका है ब्रेंडा। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो और अब बदले का वक्त है। ये आप क्या कर रही हैं? मॉम, बाहर निकल जाओ यहाँ से एडी। अब मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। इस चुड़ैल ने हमारा घर खराब कर दिया है। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। उन्होंने ब्रेंडा की आंख पर जोर से मुक्का मारा। ब्रेंडा ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी मॉम उसको इस तरह के हाल में देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने एक लाइटर निकाला और कहा, अब तुम कुछ ही देर में राख का एक ढेर बन जाओगी। मुझे तुमसे नफरत है ब्रेंडा, और मुझे तुम्हारी स्किन के रंग से भी नफरत है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और फिर मेरा प्यार मेरे पास लौट कर आ जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, रुक जाओ। मैं जल्दी से भागकर उनके पास गया और उनके हाथ से लाइटर छीनने की कोशिश करने लगा। मेरी मॉम चिल्लाती रही, जाने दो मुझे एडी, ये चुड़ैल आज मेरे हाथों से मरने वाली है। जाने दो मुझे। भगवान के लिए पागलपन बंद कीजिए मॉम, अब बस बहुत हुआ। हम एक दूसरे से मुकाबला करते रहे।
मेरी मॉम ने पूरी जान लगा दी कि वो मुझसे अपने हाथ छुड़वा पाए, लेकिन मैं जल्द ही लाइटर उनके हाथ से छीन लिया और तभी मैंने पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज अपने घर के बाहर से आते हुए सुनी। मेरे डैड 2 पुलिस वालों के साथ बेसमेंट में आए। सब ये देखकर सब खुश थे कि ब्रेंडा जिंदा थी और मेरी मॉम भी कातिल नहीं थी। पुलिस ने मेरी मॉम को गिरफ्तार कर लिया और ब्रेंडा को बचा लिया था। हालांकि मैंने अपने डैड की गर्लफ्रेंड को बचा लिया था, लेकिन मैं अपनी मॉम को नहीं बचा पाया था। मॉम पर बहुत सारे इल्जाम लग चुके थे, जैसे कि अगवा करना, कत्ल करने की कोशिश करना, और ये सब देखने के बाद कोर्ट ने उन्हें पागल खाने भेजने का फैसला किया। ब्रेंडा देश छोड़कर चली गई और मेरे डैड भी उसके साथ चले गए। मैं समझ गया था कि आप कभी भी किसी को जबरदस्ती किसी को अपने से प्यार करने के लिए या आपका ख्याल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं हर हफ्ते अपनी मॉम से पागल खाने में मिलने जाता हूँ। वो पहले से भी ज्यादा पागल हो गई हैं। वो अपनी उस छोटी सी जगह में ही चलती रहती हैं, अपना सर खुजाती रहती हैं और अपने हाथ पांव देखती रहती हैं। जबरदस्ती अपनी स्किन को रगड़ती हैं, जैसे कि वो अपने शरीर से निकलना चाहती हों।